अभी क्या हुआ? क्या हमें भूकंप का अनुभव हुआ? लेकिन ऐसा क्यों होता है और वास्तव में भूकंप क्या है? भूकंप एनर्जी रिलीज करने के कारण होते हैं जो वेव्स को जनरेट करते हैं, जो सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करते हैं, जिससे अर्थ की सरफेस हिलती है। वास्तव में यह एनर्जी क्या है? वेव्स क्या है? अर्थ की सरफेस का हिलना क्या है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, काम डाउन, मुझे एक सिंपल और डिटेल तरीके से सब कुछ समझाने दो। अर्थ सिर्फ एक पीस नहीं है, ये लगभग 19-20 पीसेस की एक पहेली से बना है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन प्लेट्स को अर्थ के मेंटल की हॉट पार्शियली मोल्टन हुई लेयर पर रखा जाता है। यही कारण है कि यह पीसेस लगातार मूव हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे वैसे वह मूव होते जा रहे हैं। ये प्लेट्स हर साल लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर मूव होती है। लेकिन चिंता मत करो, इन सभी मूवमेंट्स को हमारे द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ये मूवमेंट्स बेहद स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे आपके पैरों के नीचे बहुत सारी वाइब्रेशंस महसूस किए जा सकते हैं, या ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप अर्थ के लिथोस्फीयर रीजन में आते हैं। भूकंप अर्थ के नीचे जनरेट होता है और यह एनर्जी को रिलीज करता है। जिस पॉइंट पर अर्थ के नीचे भूकंप आता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, और अर्थ की सरफेस पर इसके ठीक ऊपर वाले स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है। अब तक के सबसे हॉरिफाइंग भूकंप को दर्ज किया गया है, जो कि 10 में से 9.5 मैग्नीट्यूड का था। यह 1960 में वल्दिविया इन साउदर्न चाइल में हुआ। तोहोकू रीजन में जापान में हुआ एक और 9.0 मैग्नीट्यूड का था, जो मार्च 11, 2011 को हुआ था। इस भूकंप ने बड़े पैमाने पर और भारी डैमेज और डिस्ट्रक्शंस किया था और लगभग 16,000 लोगों की जान ले ली। जियोलॉजिस्ट एक डिवाइस का उपयोग करते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स द्वारा बनाई गई वेव्स को समझ सकता है। इन वेव्स को सिस्मिक वेव्स के रूप में जाना जाता है और डिवाइस को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की घटनाओं को शॉक्स के मैग्नीट्यूड के अनुसार स्केल किया जाता है और रिचर स्केल के रूप में जाना जाता है। यह मैग्नीट्यूड भूकंप के दौरान निकलने वाली एनर्जी से संबंधित है। मैग्नीट्यूड 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है, जहां 0 सबसे कम होता है, जहां लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता है, और 10 से सबसे अधिक होता है, जो सीवियर डिस्ट्रक्शंस और बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान पैदा कर सकते हैं। भूकंप के बारे में अधिक जानने के लिए आइए सिमुलेटर से समझें। हम स्क्रीन पर अर्थ का इनर कोर देख सकते हैं और फिर हम आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट देख सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इनर कोर अर्थ की इनर मोस्ट सेंटर लेयर है। यह 1250 किलोमीटर की रेडियस के साथ प्रकृति में एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल की तरह है। अर्थ की कोर का टेम्परेचर 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जो 300 से 360 गीगापास्कल के प्रेशर का सामना करता है। अगला आउटर कोर है। यह लगभग 2200 किलोमीटर थिक है और इसमें इनर कोर के समान टेम्परेचर है, जो 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमारे पास मेंटल लेयर है, जो सेमी सॉलिड स्टेट में है और लगभग 2900 किलोमीटर थिक है। यह लेयर अर्थ के टोटल वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा बनाती है। और लास्ट लेयर क्रस्ट है, जो सेब की स्किन की तरह है। अन्य लेयर्स की तुलना में 0 से 70 किलोमीटर थिकनेस है, जो विशेष रूप से समुद्र के नीचे 8 किलोमीटर से कॉन्टिनेंट्स के तहत 32 किलोमीटर तक है, और यह अर्थ का केवल 1% टोटल मास है। अब हम देख सकते हैं कि एक ग्रेइंग वाइट डॉट है, उस पर क्लिक करें। जब हम इसे स्ट्रीट व्यू में देखते हैं तो हम एक छोटा सिटी देख सकते हैं, और फिर जब हम लेयर्स व्यू पर क्लिक करते हैं तो हम अर्थ की लेयर को देख सकते हैं। ग्रेइश कलर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है और रेड कलर में मेंटल है।
लेफ्ट हैंड के कॉर्नर की तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जो रिचर स्केल पर भूकंप की मैग्नीट्यूड को 3 बटन के साथ भूकंप की मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। यदि मैग्नीट्यूड 0 से 2 के बीच में है तो यह मुश्किल से महसूस किया जा सकता है। जब मैग्नीट्यूड 2 से अधिक और 4 से कम हो तो हम बेसिक वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं और इसे थोड़ा समझ सकते हैं। 4 से 4.9 तक इसे छोटा या लाइट भूकंप माना जाता है। 5 से 5.9 की रेंज को मॉडरेट भूकंप माना जाता है और 6 से 6.9 की रेंज से इन्हें स्ट्रॉन्ग भूकंप माना जाता है। कुछ समय में हम देखेंगे कि यह मैग्नीट्यूड कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और 7 से ऊपर कुछ भी बड़े भूकंप की रूप में माना जाता है जो सिटीज और कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह रीडिंग एक सिस्मोग्राफ पर रीडिंग की जाती है। अब आइए देखिए कि यह भूकंप कैसे होता है। यह देखने के लिए 4 से 4.9 की मैग्नीट्यूड देखें। हम देख सकते हैं कि भूकंप अर्थ के अंदर एक हाइपोसेंटर नामक पॉइंट से शुरू होता है। भूकंप के दौरान 2 प्रकार की वेव्स बनती है, एक को बॉडी वेव्स और दूसरे को सरफेस वेव्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि बॉडी वेव्स को क्या कहा जाता है। बॉडी वेव्स वह वेव्स होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट या अर्थ की बॉडी के माध्यम से चलती है। जब यह बॉडी की वेव्स चलती है तो यह वेव्स सरफेस की रॉक्स के पार आती है और सरफेस की वेव्स उत्पन्न करती है। आइए इन बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में विस्तार से देखें। इस पॉइंट से यानी हाइपोसेंटर से वेव्स रिलीज होती है। इन वेव्स को प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहा जाता है। अब यह पी वेव्स क्या है? पी वेव्स सिस्मिक वेव है जो जमीन को सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे और पीछे हिलाती है। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो साउंड वेव्स की मूवमेंट के समान है। पी वेव ऐसा दिखता है। यह पी वेव्स एक सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होने वाली पहली वेव है। अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जब ये पी वेव्स सरफेस के समीप की रॉक से टकराती है तो वेव्स के नए सेट को जन्म देती है, एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। यह वेव्स क्रस्ट की ओर है और यह ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस है जो हमें महसूस होते हैं। एस वेव्स एक स्ट्रॉन्ग मीडियम में वेव मोशन होती है जहां मीडियम वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर चलती है। पी वेव्स के बाद इन एस वेव्स को एक सिस्मोग्राफ पर पी वेव्स के बाद रिकॉर्ड किया जाता है। अब यह एस वेव सरफेस से टकराती है और भूकंप शुरू कर देती है। जिस पॉइंट पर भूकंप सरफेस पर उत्पन्न होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। पी और एस वेव्स के बाद सरफेस की वेव्स आती है जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं क्योंकि वह रॉक्स की मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट का कारण बनती है जो स्ट्रक्चर्स के गिरने और जीवन को नुकसान पहुंचाती है। आइए एक बार फिर से पी और एस वेव्स के फॉर्मेशन को देखें। हम देख सकते हैं कि इस मैग्नीट्यूड के भूकंप यानी 4 से 4.9 के बीच आसपास के छोटे घरों को नुकसान होता है लेकिन बिल्डिंग्स ठीक रहती हैं। आइए देखें कि 5 से 5.9 के बीच मैग्नीट्यूड में क्या होता है। चलो रीसेट करें और फिर बटन दबाएं। वाओ, ये काफी कुछ नुकसान करता है। छोटे घर चकनाचूर हो गए और इमारतों में भी क्रैक आ गई। हम ये भी देख सकते हैं कि सड़क भी अब टूट चुकी है। गौर करने वाली एक और बात यह है कि यह मैग्नीट्यूड जितना अधिक होता है हाइपोसेंटर एपिसेंटर से उतना ही क्लोज होता है। जब हम 6 से 6.9 मैग्नीट्यूड में जाते हैं तो ध्यान दें, नुकसान भारी है। बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट टूटी हुई है, सड़कों पर क्रैक्स है और छोटे छोटे घर कोलैप्स हो गए हैं। भूकंप वास्तव में एक्सट्रीमली डैमेजिंग नेचुरल कैलामिटी हो सकते हैं। यदि यह वह स्थिति है जब मैग्नीट्यूड 7 तक सीमित है तो इमेजिन कीजिए कि 9 और 9.5 कैसे दिख सकते हैं। चूंकि यह काफी सामान्य रूप से होने वाली मैग्नीट्यूड है इसलिए हमने इसे सिमुलेशन में उनका अध्ययन किया है। सिस्मोग्राफ के आधार पर भूकंप की प्रेडिक्शन करना बेहद मुश्किल है जिसे सिस्मोमीटर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन अब इन सिस्मिक वेव्स का पता लगा सकते हैं और साइंटिस्ट इस डेटा का उपयोग भूकंप और लोगों को वार्निंग देने के लिए कर सकते हैं। नासा इन जानकारी का उपयोग क्विक सीम सॉफ्टवेयर में कर सकता है
जो इस डेटा का उपयोग अधिक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए कर सकता है। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि भूकंप से पहले आसपास के रीजन्स रेडियो एक्टिव पेयर, रेडॉन और थोरॉन के बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूकंप के ठीक पहले ये गैसेस छोटी छोटी क्रैक्स से सरफेस पर छोड़ी जाती है, और अगर हम इन गैसेस का पता लगा सकते हैं तो हम कम से कम 7 दिन पहले ही भूकंप की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। खैर, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो भूकंप के केस में आपको बचा सकते हैं। तब तक अपने आप को सेफ रखें और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। खैर, मुझे आशा है कि आपने इस सेशन का आनंद लिया। यह सेशन एक इंटरैक्टिव 3D सिमुलेशन पर आधारित है जिसे स्कॉलर कहा जाता है, जिसे एक्सकेविल द्वारा डेवलप किया गया है। अपने लिए यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डाउनलोड का रिक्वेस्ट करने के लिए www.escavil.in पर जाइए। तब तक अपने आप को सेफ रखें और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो लाइक बटन हिट करें। यदि आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करें, और हाँ, लेट्स ट्यूट के नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। देखते रहो, सीखते रहो और अपनी क्यूरियोसिटी का पालन करो। धन्यवाद।